अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तान। 2018 में हुकूमत में आने से पहले ही झूठ और प्रोपेगेंडा के उसूलों को अपना लिया था। फिर हुकूमत में आने के बाद तो इन कामों में खूब निखार पैदा हुआ और इसकी नई नई जहतें मुतारिफ हुई, लेकिन अपनी हुकूमत के खिलाफ एक मजबूत तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने और बादशा हुकूमत के खात्मे को तो ज्यादा ही दिल पर ले गए। इक़्तिदार से चिपके रहने की हर मुमकिन कोशिश की नाकामी के बाद उन्होंने झूठ और इल्ज़ामात का जैसे दरियाई बहा दिया। तहरीक अदम एतमाद की मनसूबाबंदी करने वालों और इसे कामयाबी से हमकिनार करने की कोशिश करने वाले सियासतदानों की शामत तो खैर आनी ही थी, लेकिन उन्होंने हर उस शख्स पर भी इल्ज़ामात की बौछार कर दी जिसको उन्होंने किसी भी हवाले से बासर पाया। उन्होंने जमहूरी तरीके से कौमी असम्बली में पेश की गई तहरीक को एक गैर मुल्की साजिश का शाखसाना करार दिया और बादशाह अमरीका का बराह रास्त नाम ले लेकर इल्ज़ामात की बौछार की। लेकिन साइफर की साजिशी थ्योरी की ऑडियो लीक्स ने उनकी तर्ज सियासत को बुरी तरह एक्सपोज किया है। इमरान खान और आजम खान की ऑडियो लीक्स तहरीक इंसाफ पर नागहानी बनकर टूटी हैं। इमरान खान की सियासत बंद गली में और डेड एंड पर पहुंच चुकी है। साइफर ऑडियो लीक का पार्ट 1 और 2 तहरीक इंसाफ की सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। पिछली ऑडियो में इमरान खान और उनके प्रिंसिपल साइफर से खेलने के लिए जिन लोगों की मीटिंग बुलवाने का प्लान बनाया था, आज पार्ट 2 में उन किरदारों पर से भी पर्दा उठ गया है। आज की ऑडियो लीक्स में इन तमाम चीजों की प्लानिंग मुकम्मल की गई जो पिछली ऑडियो में रह गई थी। अच्छा शाहजी, हमने एक कल मीटिंग करनी है, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन से, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसके चुप करके मिनट्स लिया के पास। नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके ये खैर आजम कह रहा हूँ उसके मिनट्स बनाओ नहीं, इससे फोटो स्टेट लेकिन मीटिंग 7 को हुई है ना, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट वही है ना, आपकी मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो ये कहते हैं। देखो, इस ऑडियो ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सियासत का जनाजा निकाल कर रख दिया है। वो आवाम के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गए हैं। अमरीकी साजिश का बयानिया तो शुरू से ही बहुत लोगों के नजदीक एक सियासी चाल और ड्रामा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये ड्रामा एक दिन इमरान खान के गले की हड्डी बन जाएगा। बहुत से सहाफियों ने इस बारे में बहुत पहले लिख दिया था कि ऐसी ऑडियोज मौजूद है, लेकिन कोई कान धरने को तैयार नहीं था। इस ऑडियो में इमरान खान को ये पूछते सुना जा सकता है कि साइफर 8 को आया या 9 पर, जिस पर आजम खान उन्हें बताते हैं कि साइफर 8 तारीख को आया। साइफर के 8 तारीख को मौसूल होने के वक्त मुल्क में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से सिर्फ सीधा बात हो रही थी। उस वक्त ना तहरीक इंसाफ, ना किसी सियासी पंडित और ना ही मीडिया को तहरीक अदम एतमाद के बारे में पता था। लेकिन जैसे ही मुल्क में अदम एतमाद की फजा बनी, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जोड़ तोड़ शुरू हुआ, तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को एक खत निकाला और लहराकर इस तहरीक को बैरूनी साजिश से जोड़ दिया। इमरान खान की ऑडियो लीक में की जाने वाली प्लानिंग में साफ तौर पर बाकी शुरका ये बता रहे हैं कि किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, लेकिन तहरीक कामयाब होने से सिर्फ एक दिन कबल कौम से खिताब में इंतहाई चालाकी से अमरीका का नाम भी लिया, अपनी बात को कवर भी किया, यानी एक तीर से 2 शिकार किए। मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने से लेकर आज तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ 50 से ज़ायद जलसे कर चुके हैं, लेकिन वो हर जलसे में न सिर्फ अमरीका का नाम लेते हैं बल्कि भरपूर तरीके से इदारों पर भी हमलावर होते हैं। इदारों से मुताल्लिक वो क्या कहते हैं, वो कैसे अमरीका की गुलामी ना करने का भाषण देते हैं, जरा वो भी आपके सामने रखता है। इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है, धमकियां मिल रही हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये इस मुल्क की, ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं। ये सारा पाकिस्तान एक आवाज लगा रहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। यूं एक साइफर को इमरान खान ने बैरूनी साजिश बना दिया और एक ऐसा बयानिया दिया कि अपनी हुकूमत की तमाम तर गैर मकबूलियत और वजारत उज़्मा से निकलने के बावजूद चंद ही हफ्तों में मकबूलियत की नई बुलंदियों तक पहुंच गए। खान साहब ने वाकई ये ज़बरदस्त खेल खेला, लेकिन अफसोस के इस खेल में झूठ शामिल करके अपनी हुकूमत की नाकामियों पर तो ज़रूर पर्दा डाल दिया, अपनी सियासत को भी खूब चमकाया, लेकिन इसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान के इदारों को कितना नुकसान पहुंचा, इस बारे में उन्हें कोई फिक्र नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब चाहे जितना पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत हर गुजरते दिन के साथ गिरती जा रही है।
इस साइफर के झूठ और अमरीकी साजिश के बयानिए को खुद अमरीका की जानिब से बार बार दूर किया जाता रहा, लेकिन चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सब बातों को अनसुना किया और अपनी सियासत को चमकाने में मसरूफ रहे। आज एक बार फिर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने द न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए इस साजिशी थ्योरी के बारे में गुब्बारे से हवा निकाल दिया और उन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हुए ऐसे नजरियात को अफसोसनाक करार दिया है। डोनाल्ड ब्लूम ने हुकूमत की तब्दीली जैसे वसी पैमाने पर साजिशी नजरियात को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि अमरीका के पाकिस्तान के साथ तवील और इंतहाई अहम ताल्लुकात हैं। हम एक आज़ाद, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान देखना चाहते हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने आज भारा को बाईपास से खिताब करते हुए कहा कि 40 साल से सियासत के मैदान में जद्दोजहद कर रहा हूं, लेकिन आज तक इमरान नियाजी जैसा झूठा, अय्यार और मक्कार शख्स नहीं देखा। चीजें ना होता तो आज कौम जिस तरह तकसीम हो चुकी है, इदारों को तकसीम करने की इस शख्स ने एक साजिश की, इसमें कोई दो राय नहीं। और बिलाखिर परसों वो जो ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो चेहरा आपका मकरू चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। उन्होंने क्या कौम को दिया, दिन रात झूठ बोला। अब सिलसिलावार ऑडियोज लीक और गैर मुल्की साजिश के मकरू बयानी के गलत साबित होने पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, तो दूसरी जानिब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में खिताब और इस पर तनकीद अभी तक जारी थी कि इसी दौरान आज एक बार फिर अपनी सियासत चमकाने के लिए पेशावर में एक और तालीमी दरसगाह का रुख किया। आज के खिताब में इमरान खान सियासी मुखालिफिन के साथ एक बार फिर इदारों पर खुलकर तनकीद करते रहे। उन्होंने आज अपने खिताब में एक बार फिर चौकीदार, न्यूट्रल्स, जानवर और गद्दार जैसे कॉनोटेशंस इस्तेमाल किए हैं। आज वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। जो मुहाफिज है, मैं आज उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? घर वाले क्या कहेंगे कि मेरा घर लूटा जा रहा है, लेकिन वहां से कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? न्यूट्रल्स का ये काम है कि सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के दबाओ, मीडिया को बंद करो। अगर ये तुमने करना है, मुल्क के इंटरेस्ट की हिफाजत कौन करेगा? जब भी वो कोई कहे कि मैं गैर सियासी हूँ तो ये समझ रहा हूँ कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर गैर सियासी होता है, शेर आके एक हिरन को पकड़ लेता है, बाकी हजारों हिरन होते हैं क्योंकि गैर सियासी होते हैं, अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। अगर ये चुप करके कहेंगे जी हम तो गैर सियासी है। आज एक बार फिर इमरान खान ने एक तालीमी दरसगाह में मुतनाज़ खिताब किया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपने सियासी मुखालिफिन नहीं बल्कि इदारों पर खुलकर तनकीद की है। उन्होंने नौजवानों को बार बार इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की है। इमरान खान इससे पहले भी अपने सपोर्टर्स को ये कह चुके थे कि उन्होंने किसी प्राइवेट नंबर से अगर धमकी आए तो वापस उनको धमकियां देनी चाहिए, जिसके नताइज भी सामने आए, क्योंकि उनके हिदायत के बाद मुबैना तौर पर उनके एक सपोर्टर ने इस किस्म का एक ड्रामा किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक नौजवान को एक प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल पर सख्त लहजे में बात करते सुना गया, लेकिन बाद में पुलिस तफ्तीश में उसने बताया कि उसने ऐसा इमरान खान और फवाद चौधरी के कहने पर किया। नंबर से जो नॉनसेंस है, आपको इनके साथ बात करनी पड़ेगी कि तुम हो कौन? तुम हमारे टैक्स के पैसे के ऊपर तनख्वाह पे चल रहे हो। ऑडियो लीक्स और इमरान खान के मुतनाज़े बयानात पर बात करेंगे। इसमें सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार सना बुच्चा साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुच्चा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सना बुच्चा साहिबा, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर खेलना, नाम नहीं लेना बल्कि खेलना है, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं? कितनी खिलाफ वर्जियाँ आप गिनेंगे? मेरा ख्याल है कि अगर आप इमरान खान साहब की जो कानून की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी, और मतलब शरीयत की खिलाफ वर्जी, गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान, गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम, क्या क्या चीज़ें आप उन पर बात करेंगे, तो ये मेरा तो नहीं ख्याल कि ऐसी कोई अचंभे की बात है जो ये वाली बात है। लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है एक बहुत इंपॉर्टेंट तनाजुर में इस गुफ्तगू को या इस ऑडियो को हमें लेना चाहिए। आप ये देखिए कि वो मोहतात रवैये से शुरू होते होते कि अब मैं ये करूँगा, पहले मैं एक जलसा करूँगा, फिर मैं देखूँगा इसका इम्पैक्ट क्या होता है, पहले मैं अमेरिका का नाम नहीं लूँगा, लेकिन फिर ज़ाहिर है कौम से खिताब में, जज्बात में, अब पता नहीं, ये भी अब मेरा तो ख्याल है कि आई डोंट थिंक इट वाज अनइंटेंशनल, आई थिंक इट वाज इंटेंशनल। और एक गलती हुई, फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा कि शायद अब मुझे आदम एतमाद का वोट ना मेरे खिलाफ आए। बातचीत भी होती रही, मज़ाकरात भी होते रहे, यहाँ धम धाड़ते भी रहे, जलसों में चिंगाड़ते भी रहे। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से फिर दोबारा से एक मोमेंटम बिल्डअप हुआ, फिर थोड़ी सी नरमी आई, फिर दोबारा से वो जलसों में, उसके बाद मीर सादिक, मीर जाफ़र, उसके बाद जनाब तमाम तर चीज़ों को क्रॉस करके अब आप देखिए कि आप जो कह रहे हैं, आज उन्होंने तनकीद की है, मेरा तो ख्याल है कि उन्होंने डांट लगाई है, वो डांट रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड आदमियों की तरह उन पर चीख रहे हैं।
इदारे पर चीख कर उनको डांट रहे हैं। ये इसको चीखना और डांटना कहते हैं, लताड़ना कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इमरान खान साहब का मुक गया शो, ख़त्म हो गया आपकी इनिंग्स, आपका ओवर हो गया मैच। क्रिकेट को और क्रिकेट की इस्तेलाह को इस्तेमाल करने से और क्रिकेटर को पॉलिटिशियन बना देने से, क्योंकि हमारे क्रिकेट के जज्बात, हमारे इस गेम के साथ जज्बात जुड़े हैं, इसको जितना मिल्क करना था आपने कर लिया। अब क्रिकेट और आप अलग अलग चीज़ें हैं। आप एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिसने एक वर्ल्ड कप जीता, फैक्ट। आपने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, फैक्ट। आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, फैक्ट। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक झूठे आदमी हैं, आप एक मुनाफिक हैं। मुनाफिक की 4 निशानियां हैं, आप कहें तो मैं गिनवा भी दूंगी, लेकिन चारों अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब में कूट कूट कर भरी हैं। और सादिक और अमीन मेरा तो ख्याल अब नहीं रह गए, और पता नहीं किस हवाले से ये बात करें, मामलात बिल्कुल ही इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन और सियासी घुटन वो क्यों महसूस कर रहे हैं, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन एज फार एज दिस ऑडियो लीक इज कंसर्न, अगर ये सीरियसली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है तो डज इट कॉल फॉर सम सीरियस एक्शन देन? और वो एक्शन क्यों नहीं हो रहा जब हुकूमती हलकों के अंदर से आवाज उठ रही है कि वो मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि एक्शन होना चाहिए इमरान खान के खिलाफ? मेरा ख्याल है कि एक्शन होगा। मेरा ख्याल है कि अब जो है, देखिए मेरा ख्याल है कि बहुत मोहतात रवैया रखा गया इमरान खान साहब के साथ। अब हम उसको लाडलापन कहते रहे, लाड कहते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है वो मोहतात रवैया था। क्योंकि एक आदमी जिसकी फितरत में इस तरह की एग्रेशन हो और इस तरह का सेल्फ लव हो, तो वो किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है। देखिए मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जानना चाहती। अब इसको छोड़ दीजिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं इक़्तिदार में रहने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों से कितने सालों से नहीं मिले, आपको कोई दुख है, कोई तकलीफ है, डू यू मिस देम? मुझे नहीं पता इफ यू मिसेस देम और नॉट, बट माय पॉइंट इज आपने ये तमाम कुर्बानियां दी। आपने जमायमा गोल्डस्मिथ को छोड़ा, आपने कुर्बानी दी, तो नाउ ही फील्स लाइक the world owes him, Pakistan's military owes him, Pakistan's अदलिया owes him, पाकिस्तान की political parties owe him, because उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए कि अब उनके पास से ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो ये desperate attempt to hold on to whatever he's got left, because he has nothing left। अगर ये ख़त्म हो जाती है इनकी हुकूमत और इनका, देखें अब तो इनको इलेक्शंस नहीं मांगनी चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, इनको कभी इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक ऑडियो लीक्स की, इसकी कार्रवाई की बात है, मुझे नहीं पता आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। वो बहुत सारी जो उन्होंने बातें ऐसी की हैं जो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी में आती हैं। और दूसरा, आवाम को बेवकूफ़ बनाना, मेरा तो ख्याल इसमें तो सुमो मोटो हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन जाहिर है काजी फायज़ ईसा भी, जिस तरह से आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा की भी आप देख लीजिए, अब वो कह रहे हैं जी कोर्ट में जजेस ही नहीं है, हाई कोर्ट में केसेस का अंबार बन रहा है, यहाँ पर लोगों का फेथ ही नहीं रहा दिया में। तो ये तमाम जी नहीं, लेकिन उन्होंने खत लिखा है बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री को जजेस की तैनाती के मामले पर। लेकिन देखिए इमरान खान साहब का जो मामला है, आप ये कह रही है कि उन्हें रुकना चाहिए, यहाँ पर ठहरना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो वो कोई स्टॉप लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। वो तो हकीकी जहाद कर रहे हैं अब और लोगों को इसके लिए तैयार कर रहे हैं। वो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि मैं जहाद कर रहा हूँ, आप लोग तैयार रहना, मैं कॉल देने वाला हूँ। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि 8 रोज से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा और कॉल आ रही है। आपको लगता है कि अब इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर वो कोई कॉल देकर मजीद अपने आप को बंद गली में ले जाने की कोशिश कर रहा है? मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होगा, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए कहना पड़ेगा और अपनी आवाम को समझाने के लिए भी कहना पड़ेगा। और मैं ये बात बहुत संजीदगी से और बहुत एतमाद से और बहुत ही मोहतात तरीके से कहने की कोशिश करूँगी। आप जब एक सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, जब आप एक जिहादी बनाते हैं, तो आप उसकी गलत ब्रेन वॉशिंग करते हैं। आप उसको हूरों का प्रॉमिस करते हैं, आप उसको जन्नत का प्रॉमिस करते हैं, और हमें आज ये बात पता है कि ये गलत है। तालिबान जब आते हैं वो गले काटते हैं, वो रीज़न नहीं लेते, वो लाशें लटकाते हैं। ये सब स्वात में हो चुका है, ठीक है? उनकी सपोर्ट कम नहीं होती। सूफ़ी मोहम्मद जब जलसा करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तालिबान के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आगे भी आए थे। तो अब ये बात है ब्रेन वॉशिंग की, किस हद तक अवाम ब्रेन वॉश हो चुकी है, किस हद तक अवाम गलत को गलत नहीं कहने के मूड में है, और किस हद तक अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने में है। अगर इसके बाद भी इमरान खान साहब के पास कोई मॉरल हाई ग्राउंड रह जाता है, या उनके फॉलोअर्स के पास कोई भी रीज़न रह जाता है, रीजनेबल रीज़न टू स्टिक विद इमरान खान एंड टू कम आउट, और ये क्या करने आ रहे हैं, मतलब ना इनको मिलिट्री से कोई बना के रखनी है, ना इनको अदलिया पसंद है, अदलिया के कुछ फैसले इनको पसंद है, कुछ फैसले इनको नहीं पसंद, पॉलिटिशियन सारे चोर हैं, डाकू हैं, बस ये हो और कोई ना हो।
अब मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब एक फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले भी अदवार में भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ क्या किया, इस बार सिर्फ इमरान खान नहीं फिनिश हुए, इसके बाद असद उमर साहब जिन्होंने अपने वालिद साहब की रवायत मेरा ख्याल बरकरार रखी है, आज उन्होंने अपने बाप जो वालिद साहब हैं उनकी जो साख है मेरा ख्याल और मजबूत कर दी है। एग्जैक्टली वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रिंगलिंग मैंगलिंग इसके लिए कुछ भी करना पड़े आप करते हैं, जो उनके वालिद साहब ने किया। तो मेरा ख्याल है कि इनकी सो पॉलिटिक्स हो गई है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रही हैं, क्योंकि इसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे, इसमें असद उमर भी थे, इसमें साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी थे। मतलब ये सब लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, खासतौर पे आजम खान जिनके ऊपर ऑलरेडी केसेस थे, इमरान खान की हुकूमत में उनको कवर दिया गया। लेकिन ये जो आपने कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ किया है तालिबान के साथ, तालिबान के अगेंस्ट तो अच्छा खासा ऑपरेशन हुआ, एक जंग चलती रही और फिर वो रेजिलियंस भी रही ना। तो यहाँ पे कोई ऑपरेशन हो रहा है ऐसा ही, हाँ रेजिलियंस ज़रूर है अपनी जगह पर। देखिए ना, जब तालिबान आए थे तो हमने तो अरसा लगा दिया, पहले उनसे हम बातचीत करते रहे, बिकॉज वी न्यू दे वर एन एग्रेसिव लॉट टू गेट टू वॉर विद, एंड वॉर इज नेवर गुड फॉर एनीबडी। उनसे बात करने की कोशिश की, मज़ाकरात हुए, कितनी डीड्स हुई, कितने सुलह जो किस्म की गुफ्तगू हुई, कितने लोग एक दूसरे से मिले, लेकिन जब आखिरी हद तक सूफी मोहम्मद के साथ हमने कितनी दफ़ा गुफ्तगू की, लेकिन जब नहीं बनी बात तो आपको मुल्क बचाना है ना। फिर आपने जानियत गवाई, फिर आपने शहादतें दी, फिर आपने मुल्क को सेव किया। माजरत के साथ इमरान खान साहब इज एन एनिमी टू द स्टेट, ही हैज प्रूवन इट टाइम एंड टाइम अगेन, एंड नाउ इज हाई टाइम कि अगर हम इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारे पॉलिटिशियंस में कोई आईनी जरूरत नहीं रह गई, कोई मॉरल्स नहीं रह गए, तो फिर इनके साथ यही होना पड़ेगा जो करते हैं अवामी दुश्मनों के साथ। माजरत के साथ अवामी दुश्मनों को इसी तरह से लाइन पे लाया जाता है। अगर तो वो बाज नहीं आए और अगर तो उन्होंने इस तरह से कंटिन्यू किया तो फिर वो ही इज राइट कि खाना जंगी होगी, ही इज राइट, ही इज नॉट राइट कि खाना जंगी होगी, बट फाइट जरूर होगी, खून बहेगा, लेकिन इस मुल्क की अवाम का खून बहेगा। तो इमरान खान साहब अब भी अगर अवाम का नहीं सोचेंगे तो देन तो फिर ये होगा। आज इमरान खान साहब मान लें, समझ लें, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, इलेक्शंस ना मांगे, माफी मांगे और प्लीज जाएं अपने अपने घर और ये खत्म करें ये ड्रामा वंस एंड फॉर ऑल। अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए। देखिए इदारे आपको पता है कि एक माफी तो आज उन्होंने ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में जाकर रीडर से मांग ली और कहा है कि उनको बताना कि इमरान खान आए थे। अब ये दूसरी माफी अगर वो नहीं मांगेंगे तो इफ ही इज सच एन एनिमी, तो फिर आप हुकूमत को कह रही है कि एक्शन लें, हुकूमत एक्शन नहीं लेना चाहती। ये क्लासिक नार्सिसिस्ट क्वालिटी है। माजरत के साथ आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट इनफ कि कितने बड़े नार्सिसिस्ट हैं। मतलब अगर नार्सिसिस्ट का कोई एग्जांपल मिलता है ना तो इमरान खान साहब फिट्स द नार्सिसिज्म इन इट्स राइट रोल। आप माफ़ी तब मांगते हैं जब आपको ज़रूरत होती है, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ी तो आप माफ़ी मांग लेंगे, या फिर आप अपनी ईगो की इतनी बड़ी वेव पे होते हैं कि आप नीचे आना पसंद नहीं करते। ये आज जो माफ़ी मांगी गई है, ओह बताना इमरान आया था, माफ़ी मांगे है और माफ़ कर दें, ये कोई माफ़ी नहीं होती माजरत के साथ। एक तो एटीट्यूड, ये जो काला चश्मा लगा के और ये इस तरह जाके, और मतलब ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब और दूसरे देखें ना, चंदा जमा करते हैं तो ये कोई नहीं कहता कि भाई देखिए उन्होंने चंदा जमा किया है, आई रियलाइज़ कि कितनी नीड है इस वक्त मुल्क को, सैलाब को। उनके हवारी और वो क्या कहते हैं, मैं चंदा गम जमा करने में सबसे बड़ी चीज हूं, मैं बड़ा तोप हूं, देखो मैं कितना चंदा जमा कर सकता हूं। इट्स नेवर अबाउट एनीबडी एल्स एक्सेप्ट हिम। हाउ डज दैट काइंड ऑफ पुट हिम इन द लाइमलाइट? एवरीथिंग इज अबाउट इमरान खान, इवन हिज गुड डीड्स, कि मैंने कैंसर के लिए हॉस्पिटल बनाया, नॉट टू सर्व पेशेंट्स इन कैंसर बट बिकॉज मैंने बनाया। सरा बुचा साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। पर्सन तजियाकार सरा बुचा साहब हमारे साथ मौजूद थी। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। और ये जो माफ़ी आज एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में जाकर मांगने की कोशिश की गई, इसके लीगल ग्राउंड्स क्या हैं, इस माफ़ी को अदालत कबूल कर सकेगी, और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई है क्या इस इकदाम से रुक सकती है, बात करेंगे। बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। मजिस्ट्रेट साहिबा, ज़ेबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। आप सबको शर्म आनी चाहिए। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था और माजरत करना चाहता था कि उनकी कोई अल्फाज से कोई गलत आ रही है। ठीक है, मेरी तरफ से फारूक साहब आप नहीं बताना, बहुत शुक्रिया, जरूर बता दें।
वेलकम बैक। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को धमकी से लेकर उनसे माजरत तक का सफर आज साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तय कर लिया है। लेकिन इस माजरत की कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये माजरत काबिल कबूल होगी? एडिशनल सेशन जज साहिबा से मुलाकात तो नहीं हुई, हाँ रीडर साहब को पैगाम देकर आज इमरान खान साहब चले गए हैं। मुस्तकबिल करीब में इमरान खान साहब को किन कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौधरी साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज एडिशनल सेशन जज साहिबा की अदालत में इमरान खान साहब गए, जज साहिबा तो नहीं मिली लेकिन रीडर को मैसेज देकर आ गए कि बताइएगा कि इमरान खान आया था। इस माफ़ी की कानूनी हैसियत क्या है और इस माफ़ी से यानी इस इकदाम से इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई रुक सकती? इससे ज़्यादा और क्या किसी सियासतदान के साथ आप करना चाहते हैं? उसने चला गया है, कर दिया है, कोर्ट में जाके ज़रूरत नहीं थी। ये अदालतें भी हमारी बहुत ज़्यादा वो हो गई हैं नाजुक मिजाज, तो मैं तो इसमें इतना एग्री नहीं करता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ से। पर बहरहाल जो उसने कर दिया है तो उसको अब भूल जाना चाहिए, छोड़ना चाहिए। अदालत ने उन्हें नहीं कहा था कि आप जाइए ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत में, बल्कि वो अपनी फ्री विल पे गए हैं। अदालत तो ये कह रही थी कि आप एक बयान हल्फी जमा कराएं। यूँ नज़र आ रहा है, तासुर मिल रहा है कि शायद वो बयान हल्फी इन रिटन अपॉलॉजी टेंडर नहीं करना चाहते और उन्होंने मुनासिब समझा कि वो अगर पेश हो जाएंगे जज साहिबा के तो शायद माफ़ी मिल जाएगी। ये 2-3 दिन में पता चल जाएगा, इसकी कौन सी कोई देर है, कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी इसमें। तो सर वैसे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस लगा हुआ है और कोर्ट कह चुकी है कि मातहत अदलिया हमारी रेड लाइन है, और अगर जज साहिबा जो एडिशनल सेशन जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा जिनके बारे में उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, वो अगर गुस्से का इजहार करती हैं या गुस्से में नहीं मिलना चाह रही, माफ़ नहीं करना चाहती, तो फिर भी माफ़ी मिल जाएगी? नहीं, रेड लाइन कहाँ है अदलिया की है। अरशद मलिक पे रेड लाइन बनी थी, कोई देखा था, सोचा था उन्होंने, तो ये रेड लाइन जहाँ चाहें ये बना लेते हैं। ये स्वाबदीदी रेड लाइन है, इसको ज़्यादा आप स्ट्रिक्टली ना देखा करें। अदालतों की ऑब्जर्वेशंस को भी पर भी एंकर्स बैठ जाते हैं और शुरू हो जाते हैं बातें करनी और बहुत कुछ करना बोलना चाहते हैं, पर वो ये आप यूं ही एक डस्ट स्टॉर्म क्रिएट, स्टॉर्म इन अ ट्री का अब तो रह गई है, ये क्रिएट न करें तो बेहतर ही होता है। क्योंकि अगर वो अदालतों की हम रेड लाइन देखना शुरू करें तो अदालतों की कभी कोई रेड लाइन हो जाती है, फिर वही ग्रीन लाइन हो जाती है, फिर वही रेड लाइन हो जाती है। मैं आपको फैसलों से ये आप बताएं, ये चलाएं, और मैं आपको बताता हूँ कई फैसलों से कितने मुतज़ाद फैसले आए हैं, किस कदर मुतज़ाद फैसले आए हैं, और अभी रिसेंटली भी आए हैं। सो रेड लाइंस को छोड़ें, उनको अदालत को भी दरगुजर करने दें और आपको भी, आप भी दरगुजर करें। ठीक, आप ये समझते हैं कि इसमें दरगुजर करना ही बेहतर है और अल्टीमेटली अदालत जो है वो इसी तरफ जाएगी। अब एतजाज़ साहब, ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ डिस्क्वालीफाई करने के लिए, यूसुफ रज़ा गिलानी हो तो डिस्क्वालीफाई, तलाल चौधरी हो तो अंदर वो माफ़ी गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ले तो अंदर, दानियाल अजीज़ गैर मशरूत माफ़ी भी मांग ले तो गिरफ़्तार, वो जो हाशमी साहब थे, जलाल हाशमी, वो भी गैर मशरूत माफ़ी बावजूद गिरफ़्तार। तो ये इन बातों को छोड़ें, ये स्वाबदीदी है। नहीं तो फिर एतराज़ तो होगा, जैसे आप कह रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के तो लॉयर भी आप ही थे, मतलब ये फिर ये क्या प्रेसिडेंट सेट होगा? फिर क्या एतराज़ नहीं होगा इसके ऊपर कि इमरान खान, क्योंकि अभी भी कहा जाता है कि वो लाडला है या उसके साथ डिफरेंटली बिहेव किया जा रहा है? नहीं, वो यूसुफ रज़ा के ख़िलाफ़ भी बिल्कुल गलत हुआ था, इसके ख़िलाफ़ भी गलत हो रहा है। मैं ये किसी एक को सही और दूसरे को गलत तो नहीं कह रहा सकता। इसके साथ भी अगर वही करवाना चाहेंगे तो जो चाह रहे हैं कि वही हो वो गलत है। यूसुफ रज़ा को बिल्कुल डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता था और 7 जजों ने बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, क्योंकि उसको हुक्म दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट वाले कि वो काम करो जो आइन इजाज़त ही नहीं देता। आइन इजाज़त ही नहीं देता था कि वो प्राइम मिनिस्टर अपने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को किसी भी अदालत के सामने पेश करे, किसी भी अदालत में। तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं तलब कर सकता था जिसको पाकिस्तान का
उसको ये सुप्रीम कोर्ट हमारे 7 जजेस कह रहे थे कि आप इसको सुरनगू करो एक मैजिस्ट्रेट 3rd क्लास के सामने जो गैर मुल्की मैजिस्ट्रेट हो। तो ये चीज़ें तो अब जितनी कम होनी शुरू हो जाए बेहतर है, जितनी फराख दिली दिखानी शुरू हो जाए जजेस, जिस तरह अतर मिनल्ला की बुनियादी तौर पे लाइन है, उस लाइन पे चलें तो बेहतर रहेगा। फिर इसके ऊपर एक सवाल ये उठता है ना एतजाज़ साहब कि फिर आगाज़ इमरान खान से ही क्यों ना करो आगाज़ इमरान खान को, मेरी तरफ से इमरान खान को 10 साल सज़ा दे दो यार। मैं तो नहीं ये कह रहा हूँ कि उसको सज़ा दो, मैं तो मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ आज मरियम को भी। मरियम ने कमाल किया है, कमाल तो उसने किया, उसने सियासत भी की है, डट के सियासत की है, अपनी पार्टी को प्रोमिनेंट किया है, उसमें जान डाली है उसके वर्कर में, और बरी भी हो गई है एक बड़े फैसले में, बड़े मामले में, जिसमें कुलिबरी फॉन्ट भी आता था, जिसमें उसका ये बयान भी मौजू था कि मेरी तो कोई जायदाद है ही नहीं, ना लंदन में ना पाकिस्तान में, और बाद में 1 अरब रुपए की उन्होंने खुद तस्लीम की और स्टेटमेंट जो दी उसमें वो। अब इन बातों को छोड़ो, मैं कहता हूँ कुछ सांस भी लेने दो, कुछ माहौल भी बनने दो इलेक्शंस का, ठंडा होगा काम तो माहौल बनेगा। लड़ाते ही जाओगे तो लड़ाते ही जाओगे, मुझे इससे लड़ाओगे, उसे मेरे से लड़ाओगे, और तो ये बातें अब मीडिया भी ज़रा सा इस मामले में ठंडा हो जाए। यानी एतजाज़ साहब आप समझते हैं कि बदतरीन सियासी इंतकाम का दौर था और वो बादल अब छट गए? ये तो मालूम नहीं कौन सा बदतरीन था और कौन से बादल छटे हैं। जिस दिन मुझे सर पे लाठी पड़ी थी 20 अप्रैल 1998 को, आपने सुनी नहीं बात होगी, पर अखबारों में उस वक्त बड़ा आया था। मैंने की किसी से, ना मैं करना चाहता हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ 20 अप्रैल 1998 को मेरे सर पे पुलिस की इतनी ज़ोरदार लाठी पड़ी थी, और मैं सुप्रीम कोर्ट मैं ये जो है सेनेट का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था कि उसकी लाठी टूट गई, इतनी ज़ोर से उसने मारी लाठी कि उसकी लाठी टूट गई। हम पे तो बड़ा कुछ होता रहा है, और वो उस वक्त हुकूमत मियाँ साहब की थी, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, पर मैंने ये बात कभी नहीं की। ये आज भी सिर्फ आपको कहने के लिए कर रहा हूँ कि इन बातों को, जितनी बातों पुरानी बातों को हम भुला देंगे कि बड़ा ज़ालिमाना दौर गुजरा है। आपका भी दौर बड़ा ज़ालिमाना था, हमारे पे जब लाठियाँ बरसती थी, टीयर गैस बरसती थी, जब हम पे मैं 2 दिन उसमें रहा था ICU में। तो ये बातें अब एतजाज़ साहब इन प्रिंसिपल ये बात आपकी दुरुस्त है कि माजी में गलतियां तो सबसे हुई हैं, और अगर वही गलतियां दोहराते रहेंगे तो फिर हम माजी में रहेंगे, हम आगे नहीं जा सकेंगे। मतलब आप ये समझते हैं कि आज किसी को सिंगल आउट करना, किसी को डिसक्वालीफाई कर देना, सियासत से आउट कर देना, मैच फिक्सिंग कर देना, अब इसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है, बल्कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जिसमें सारे सियासी खिलाड़ियों को मैदान में उतरना चाहिए और इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहिए। भाई साहब, वो तो कानून बताएगा कि कौन उतर सकता है कि कौन नहीं उतर सकता, कौन भाग सकता है कानून से और 4 साल बाद वापस आ जाए तो वैसे का वैसे ही आ जाए। लेकिन ये तो कानून बताएगा। पर एक चीज़ मैं आपको करना चाहता हूँ कि ये चीज़ के इसको पकड़ो, उसको अंदर करो, उसको डिस्क्वालीफाई करो, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता। डिस्क्वालीफाई कोई बंदा हो ही नहीं सकता। सियासत जो करना चाहे वो सियासत करता रहे, वो उसकी पार्टी चलती रहे। NAP को बैन किया था ना, नेशनल अवामी पार्टी को 1975 में, वो उसने 4 दिन बाद एक नई पार्टी बना ली थी, ANP, अवामी नेशनल पार्टी। हमारे पास बैंड पार्टी थी 2002 में, वो थी 3 PPs वाली, PPP रजिस्टर्ड ही नहीं, हमने PPP रजिस्टर करा ली थी। सियासत से किसी को निकाल नहीं जा सकता। भुट्टो को आपने टांग दिया और शहीद को शहादत कर दे दी, और उसके बाद 4 मरतबा उसकी पार्टी हुकूमत में आई, और वही हुकूमत में आया ना
तो ये भूल ही जाए कि किसी को एलिमिनेट सियासत से किया जा सकता है। जो सियासत में रहना चाहता है, करना चाहता है, वो सियासत से एलिमिनेट नहीं हो सकता। मियाँ नवाज शरीफ को आपने सज़ा दी 10 साल, आपने उसको लंदन पहुंचा दिया, पिछली दफ़ा उम्र कैद दी और सरूर पैलेस, वो लांडी जेल से सरूर पैलेस पहुंच गया। अब वो सर्विसेज अस्पताल से लंदन एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में पहुंच गया, अपने महल्लात में पहुंच गया। उसको एलिमिनेट किसी ने किया है? कोई एलिमिनेट कर सकता है उसको? कोई ख़त्म कर सकता है पॉलिटिक्स से? पॉलिटिक्स से कोई नहीं ख़त्म होता, ये हमारा ही ख्याल है। और ये जजेस ही सोचते हैं कि जी इसको सज़ा दे दो, इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, इसको सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो। ना कोई सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई होता है, ना कोई सियासत से निकाला जा सकता है। सियासत एक ऐसी चीज़ है, ये खाम ख्याली है किसी की कि किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। आसिफ जरदारी को 11 साल आपने जेल में रखा, उसकी ज़बान काटी, उस पर अजियत की उसने बर्दाश्त की, पर आसिफ जरदारी को किसी ने सियासत से निकाल दिया। वो जेल से निकला तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लग गया, आपका, सबका, मेरा, सबका प्रेसिडेंट लग गया। तो ये क्या, ये बात छोड़ दे खुदा के वास्ते कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, उसको निकाल दो, उसको सजा दो। सबको इलेक्शंस की तरफ लेके जाओ और जल्द से जल्द इलेक्शन। ठीक, एतजाज़ साहब, ये क्विक कमेंट लास्टली, ये जो ऑडियोज़ आ रही हैं ख़ास तौर पे, और आज एक साइफर साजिश कहानी पार्ट 2 भी रिलीज़ हो गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान साहब अपने वज़ीर ख़ारजा के साथ बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे खेलना है इसके साथ। हाउ डू यू सी दिस? ये मैंने पार्ट 2 तो नहीं देखा, मैं तो बैठा काम कर रहा हूँ और मेरे दोस्त एसोसिएट्स बैठे हुए हैं। हमने अनलेस कोई सुबह आई हो, दोपहर के बाद तो मैं तो अवेलेबल नहीं रहा हूँ और उस वक्त तक नहीं आई थी। पर ये जो पहले भी ऑडियो टेप्स की लीकेजेस, ये भी एक बड़ा ही अजीब ही मामला बन गया है और आगे से उनकी तरदीद भी नहीं आती। जस्टिस मलिक कयूम को जो टेलीफोन कॉल्स किए थे प्राइम मिनिस्टर साहब ने या सैफुर रहमान साहब ने, वो उनकी आज तक 20 साल हो गए हैं, किसी ने तरदीद नहीं की, किसी ने तरदीद नहीं की। ये जो लीक्स हो रहे हैं, इनकी कोई तरदीद किसी ने नहीं की। कम अज़ कम जो वो बनाई गई थी एक ऑडियो कॉल साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ, उन्होंने फौरन डिनाई तो की थी और वो साबित भी 4 घंटे में समा टीवी ने साबित कर दिया था कि ये सारी कट एंड पेस्ट जॉब है। तो पता नहीं कौन सा कट एंड पेस्ट जॉब है, कौन सा नहीं है। हमारी तो लीडर कहती हैं कि उनके पास बहुत सारा मवाद है और बहुत सारे खबरदार हैं, और लेकिन आज उनको लिए कुछ नहीं कहना, क्योंकि उनके मुबारक का दिन है, उनकी अमलन रिहाई का दिन है और सफाई का दिन है। और मुबारकबाद देता हूँ फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब, बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन हमारे साथ मौजूद थे। सियासत से किसी को सिंगल आउट करना, निकालना, डिस्क्वालीफाई करना इज जस्टिफाइड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे किसानों का मुकदमा लेकर हुकूमत के दर पर दस्तक देंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। मुतालिबात के मंजूर ना किए जाने पर पाकिस्तान भर के किसान इस्लामाबाद में 3 रोज से धरना दिए बैठे हैं। किसान खादों की कीमतों में कमी, सैलाबज़दा इलाकों में खाद और बीज मुफ्त फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों के मुतालबात में बिजली के बिलों में रिलीफ, दूध की कीमतों में इजाफा और गंदम की कीमत 4000, जबकि गन्ने की कीमत में भी इजाफे का मुतालबा शामिल है। किसान इत्तेहाद का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा और मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो डी चौक पर धरना देंगे। इस हवाले से उनके रिजर्वेशंस क्या है, ज़रा किसान आपको सुनवाते हैं। 36 यूनिट ਹੁੰਦੇ ਨੇ 50000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਟੂਵੈਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 500 यूनिट, वो 50
2-4 लाख रुपया सानू वो आमदा है। हम यहीं बैठे हैं, मुतालबात मनवा कर फिर जाएंगे, नहीं तो हमें इस्लामाबाद छोड़ेंगे नहीं। बिल भर भर के तो साडी पोजीशन इतनी कमज़ोर हो गई है कि असी आने वाली फसल नहीं काट सकते। किसान इत्तेहाद ने रैली निकालने से कबल ही बुध को इस्लामाबाद के डी चौक पर धरना देने का ऐलान कर रखा था, जिसके बाद इस्लामाबाद की रेड जोन की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया था। तमाम बाद में बुध को किसान इत्तेहाद की रैली इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुई। कई अब सड़कों को बंद किया गया। मुतालबात की मंजूरी के लिए इस्लामाबाद का रुख करने वाले किसान इत्तेहाद को पार्लियामान हाउस के सामने धरना देने की इजाज़त ना दी गई, तो किसानों ने इंतजामिया की F9 पार्क में धरना देने की पेशकश को भी मुस्तरद करते हुए ब्लू एरिया में धरना दिया। अब राना सनाउल्लाह साहब से मुज़ाकरात तो हुए हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने वक्त मांगा है। किसान अपनी जगह पर मौजूद हैं कि जब तक नोटिफिकेशन इशू नहीं होता हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम ज़रई इनकलाब का दावा तो करते हैं, लेकिन ज़रई इनकलाब कैसे आ सकता है अगर किसान सड़कों पर होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द किसानों के मुतालबात को न सिर्फ सुना जाए बल्कि तस्लीम किया जाए, ताकि कम अज़ कम जो हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी है वो कुछ बेहतर हो सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।